मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आरटीआई में जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी या डीम्ड पीआईओ यानी डीम्ड जन सूचना अधिकारी, इन सब के मन में प्रायः एक गलतफहमी रहती है कि दंड मिलने के बाद सूचना देने का दायित्व खत्म हो जाता है। लेकिन आरटीआई में ऐसा नहीं है। चाहे जन सूचना अधिकारी के स्तर का सवाल हो, सहायक जन सूचना अधिकारी के स्तर का सवाल हो, डीम्ड पीआईओ हो या प्रथम अपीलीय अधिकारी, दंड लगने के बाद भी सूचना देने की आरटीआई में अनिवार्यता है। इसलिए यह गलतफहमी सरकारी अधिकारियों या जन सूचना अधिकारियों या अफसरों के मन में नहीं होनी चाहिए कि दंड मिलने के बाद सूचना देने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। यह एपिसोड आप देखिए। एक आग्रह मैं आपसे बार बार करता हूं कि जब भी आप एपिसोड देखिए, पूरा देखिए, आधा बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम धाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने धारा 2, 3 और 4 के बारे में विस्तार से जाना। अब हम धारा 5 और 6 के बारे में चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। आज भी देवेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में बताया था कि आरटीआई के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं और अध्ययनशील हैं। मैं इनसे इस बार जानना चाहूँगा कि 5 और 6 के बारे में आज हम लोग अपनी बातचीत और अपनी वार्ता, अपना डिस्कशन केंद्रित करें। 5 के बारे में शुरू करिए। मैं आपके माध्यम से जो भी इसको देख रहे हैं और मेरा अनुरोध भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहें। अधिनियम में सबसे बड़ी समस्या आवेदकों के लिए तब आती है जब उन्हें आवेदन में त्रुटियां आती हैं, आवेदन लिखने में समस्या होती है, या कोई भी जनसूचना अधिकारी यह कहते हुए कि उनके आवेदन को रिजेक्ट कर देता है कि आपका आवेदन प्रारूप पे नहीं है, आपकी ये कमियां हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है धारा 5। एक्ट में धारा 5 बहुत ही, अगर हम कहें कि ये तो नहीं कह सकते इसकी आत्मा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 5 जो है एक्ट का, इसमें 5 उपधाराएं हैं। प्रथम धारा 5(a) यह व्यवस्था दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारियों को, जैसे हमने अभी 4 में इसके पहले एपिसोड में आपसे सर चर्चा हुई थी कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारियों को नामित किया जाएगा। तो आयुक्त ने कहा कि जिस दिन से लागू किया जा रहा है 100 दिनों के अंदर प्रत्येक विभागाध्यक्ष जो भी विभाग हैं वह अपने यहाँ जन सूचना अधिकारियों की व्यवस्था करेंगे। और उसमें एक में यह भी जोड़ा गया, जन सूचना अधिकारियों की उपलब्धता इतनी होनी चाहिए जिससे आवेदनों के क्रियान्वयन में डिले ना हो, क्योंकि यह टाइम बाउंड है, 30 दिनों में सूचना दिया जाना है। तो केवल ये करते हुए कि एक जन सूचना अधिकारी को नामित कर दिया गया, ऐसा प्राविधान नहीं है। जन सूचना अधिकारियों की इतनी संख्या होनी चाहिए जिससे 30 दिनों में आसानी से क्रियान्वयन किया जा सके। अब 5(1) की अगर हम बात करें, इसमें यह इंपॉर्टेंट, और 2 की हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा सर। कई जगह एक टिपिकल आता है कि सहायक जन सूचना अधिकारी की हमने बात करी, तो उसमें यह भी व्यवस्था किया गया कि जन सूचना अधिकारी चूंकि वरिष्ठ होगा, जिसका सभी पे अपना उसके अधीन हो, जिसका आदेश मानने के लिए उनकी बाध्यता हो। तो ऐसी स्थितियों में समस्या है कि फिर मंडल स्तर, जनपद स्तर या ब्लॉक स्तर पे क्या हो। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि ये 5(2) में व्यवस्था दी गई कि ऐसे प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने इन जनपदों में या ऐसे हर जगह सहायक लोक जन सूचना अधिकारी नामित करेंगे। एक जगह कई बार हमने ये देखा है कि कभी किसी लोक सेवक के समक्ष या अन्य किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आयुक्त ये कहता है कि 5(2) में ही यह व्यवस्था दी गई है, प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने समस्त कार्यालयों में अगर वो जन सूचना अधिकारी नहीं है तो सहायक जन सूचना अधिकारी नामित करेंगे। और सहायक जन सूचना अधिकारी सर केवल आवेदन को प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु अगर 19(1) के तहत प्रथम अपील है और 19(3) के अंदर का द्वितीय अपील है, उसे भी वो स्वीकार करेंगे और संबंधित जो भी प्रथम अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष वह उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ा गया है जो स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, अपील प्रस्तुत किया जा रहा है या द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें 30 दिवस
या 45 दिवस जो 45 डेज या 90 दिन जो समय की बाध्यता है उसमें 5 दिन अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। कि जैसे 30 दिनों में सूचना देने की बात है, यह वह उस कार्यालय के लिए है कि जहां आवेदन सूचना अधिकारी उपलब्ध हैं। लेकिन जहां जन सूचना अधिकारी नहीं है, जैसे कोई जन सूचना अधिकारी लखनऊ में बैठा है और हमने सिद्धार्थनगर सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन कर दी, तो इसमें 30 दिवस की जगह वह 35 दिन जोड़ा जाएगा। ये अस्पष्ट है। हम उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर 5 में कहें 3, तो इसमें सर सहायक जन सूचना अधिकारी का कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि जन सूचना अधिकारी ने किसी अधिकारी को लिखा, आप ये सूचना आपके पास धारित, आप मुझे उपलब्ध कराएँ या मेरा सहयोग करें। तो क्या होता है कि वह अधिकारी उसको निग्लेक्ट कर जाता है। तो 5-3 में यह जन सूचना अधिकारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानना है कि क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या हो सकती है? अच्छा, 5-3 जो है कार्यवाही के बारे में। कार्रवाई तो ये पक्का कार्रवाई 5-4 में है, लेकिन 5-3 के अंतर्गत यह कहा गया है, कोई भी जन सूचना अधिकारी उस कार्यालय के या संबंधित जहां सूचना धारित है, किसी भी लोक सेवक का, जिसको हमने लोक प्राधिकारी से पहले बताया कि जो लोक प्राधिकारी की परिभाषित किया गया है, उसका सहयोग लेगा और जैसे ही उस सहयोग मांगेगा, उनका दायित्व तो है कि टाइम बाउंड निर्धारित समय में उसका सहयोग करें और उसे वह सूचनाएं उपलब्ध कराएं या अगर उसका निर्देश है तो सूचनाएं आवेदक को प्रेषित करें। लेकिन यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे, कोई भी सूचना जो बिना अगर सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई है तो जन सूचना अधिकारी के स्तर से ही प्रमाणित होना है। तो सदैव यह सूचनाएं जन सूचना अधिकारी के पास आनी चाहिए और उसे प्रमाणित करते हुए प्रत्येक पृष्ठों को ही वह प्रेषित करे। अब 5-4 की बात करें कि जैसे 5-4 से पहले हम एक सर स्पष्टीकरण चाहेंगे दर्शकों के लिए सर कि जो दंड की व्यवस्था है वो तो जन सूचना अधिकारी पर है। सर सहायक जन सूचना अधिकारी अगर है सर और जन सूचना अधिकारी नहीं सर है, तो सहायक जन सूचना अधिकारी का क्या दायित्व है? क्या उस पर दंड का प्राविधान लागू होगा? मैं बिल्कुल सर यही 5-4 की हमने बात करी। हाँ। जैसे ही 5-3 में हमने सर 2 चीजें कही और इसके पहले हमारी चर्चा भी हुई थी। एक 6-3 के अंतर्गत अंतरण है जो दूसरे प्राधिकरण को है। यही 5-4 की व्यवस्था है। जैसे ही धारा 5 की उपधारा 3 के तहत कोई जन सूचना अधिकारी किसी लोक सेवक से अपने सहयोग की अपेक्षा करता है, उस वहीं से क्या होता है, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है, जो सहायक जन सूचना अधिकारी है, वह जन सूचना अधिकारी के रूप में स्थापित होता है। अब यही हम 5-4 की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी किसी से सहायता मांगा और वह देने में असफल रहा और नहीं दिया, तो कोशिश यह भी जन सूचना अधिकारी की होनी चाहिए कि उसे एक सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश था कि उसका काम केवल ये नहीं है कि उसने एक पत्र जारी कर दिया और बैठ जाए, ऐसा नहीं, स्थिति उसको भी नहीं होना है। वो अग्रसर प्रयास करता रहेगा। उसके उपरांत भी अगर सहायक जो जन सूचना अधिकारी है सहयोग नहीं करता है, तो उसे जन सूचना अधिकारी मानते हुए 5-4 के अंतर्गत दंडित किया जाना है और आयोग उस सहायक जन सूचना अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के रूप में दंडित करेगा। यह 5-4 प्राविधान करती है। अच्छा, ये 5 पर सब लगभग चर्चा हो सर ये गई। धारा 5 ये हमें हाँ, व्यवस्था ठीक है। अब करती है। एक इसमें जो है दर्शकों के लिए सर ही मतलब एक जिज्ञासा का विषय, हमारे भी जिज्ञासा का सर विषय है। डीम्ड पीआईओ की बात कभी-कभी हमारे सामने आती है सर कि जब जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है, सर लापरवाही कर रहा है, सर तो डीम्ड पीआईओ क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, सर जिसको हम डीम्ड पीआईओ बना करके सूचना देने के लिए निर्देश देते हैं या सूचना आयोग से। सर ये दर्शकों के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि डीम्ड पीआईओ का क्या मतलब हाँ है। सर, मैं निश्चित ही ये 2 व्यवस्थाओं में दिया गया है। सर्वप्रथम एक्ट की जो हमने धारा कहा था कि 4(1) की बात 5(1) की बात की थी और हमने जब 2 की बात करी थी आपसे कि प्रत्येक प्राधिकरण को 100 दिनों में जन सूचना अधिकारी नामित करना है। इसके लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि 100 दिनों के अंदर वह ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे जन सूचना अधिकारी नामित हो और सूचना डिस्क्लोज कराए। दूसरी चीज, जब हम 5-4 की बात किए, 5-4 भी यह व्यवस्था करता है कि अगर किसी से सहयोग लिया गया, वो सहयोग नहीं दिया, तो वहीं से डीम्ड का मतलब उसे जन सूचना अधिकारी नामित करके दंडित किया जाए। दूसरी व्यवस्था यह है कि सपोज दैट सर, हमें मानते हैं एक जन सूचना अधिकारी जनपद स्तर पे है। जैसे हम कलेक्ट्रेट की बात करें, जिलाधिकारी कार्यालय की बात करें, जिलाधिकारी कार्यालय में जो गजट नोटिफिकेशन 2014 में लाया गया, उसमें यह व्यवस्था करी गई कि जो अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हैं, वह जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी होंगे। अब अगर अपर जिलाधिकारी को क्या वो आपके निर्देश के बाद भी सूचना नहीं दिए,
ऐसा हुआ कि आपने माननीय आयोग ने निर्देश दिया या प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्देश दिया, उन्होंने निर्देशों का कंप्लायंस नहीं कराया, तो निश्चित है डिले के लिए उनके विरुद्ध एक दंड अधिरोपण हो गया। दूसरी चीज हो गई, माननीय आयोग ने निर्देश दिया, उनके द्वारा उसका भी कंप्लायंस नहीं कराया गया और ऐसी स्थिति में 20 की कार्रवाई भी उनकी संस्तुति कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठा कि इसके बाद भी क्या सूचना आवेदक को मिला? आवेदक को सूचना तो तब भी नहीं मिला 20-1, 20-2 के बाद, अर्थात जो यह मौलिक अधिकारों में आया सर, इसे जो 19 की बात करते हैं संविधान के, यह मौलिक अधिकारों में है, उसके अधिकारों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे स्थिति में ही माननीय आयोग को यह दायित्व है कि वह विभागाध्यक्ष, जो कार्यालय अध्यक्ष, वो विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष नहीं सर, विभागाध्यक्ष को डीम्ड पीआई बनाते हुए अपने आदेशों का कंप्लायंस कराने के लिए लिखे। अगर विभागाध्यक्ष भी असफल रहता है तो उस तिथि से, जब डीम्ड पीआईओ बनाया गया, उस तिथि से जन सूचना अधिकारी मानते हुए आयोग ट्रीट करके उनके विरुद्ध भी दंड अधिरोपण और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।